अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स जर्मनी के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपको किस तरीके से सीवीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जर्मनी में एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। आपके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी स्पाउस को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बेसिक इनकी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स से कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एक जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलरली। इसके अंदर सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 से 1.5 साल का था और वो जर्मनी में जॉब अप्लाई करने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनके टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और उसके अलावा उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो ग्रेजुएट होने से पहले ही उनको डेवलपमेंट आती, तो उनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से उनको जॉब वगैरह मिल गई। तो नॉर्मली ये चीज़ इससे क्लियर होती है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल्स हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ क्लियर वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का मोस्टली एक सवाल मेरे पास आता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो देखें, जर्मनी के अंदर ओवरऑल जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, डिफरेंट फील्ड्स में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और काउंट भी नहीं कर सकते इसको। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं यहाँ पर। पीएचपी, जावा, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर्स, डिज़ाइन और डेवलपर्स में फ़र्क है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। इसके अलावा आपके पास क्यूए की जॉब्स होती हैं। क्यूए यहाँ पे ऐसा होता है कि आप लोगों को डेवलपर्स को खुद ही टेस्टिंग अपना मॉड्यूल क्रिएट करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, टेस्ट करना होता है। तो ऐसा इधर क्यूए की नहीं है, मतलब कि इतनी हर कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे पाकिस्तान में या बैक होम इंडिया वगैरह में होती है। लेकिन यहाँ पर होती हैं स्टिल। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी नहीं होते क्यूए, यहाँ पर होते हैं क्यूए। और क्यूए की यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी होती है बहुत सारी कंपनीज में। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे क्यूएज भी हैं। एज सच इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पे क्यूए की नीड होती है और वहाँ क्यूए हायर्ड हुए हुए हैं। और इसके अलावा सी शार्प आपके पास मतलब पीएचपी, सी शार्प, जावा, एंड्रॉयड, कॉटलिन, मशीन लर्निंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को पता है क्योंकि एआई का इस वक्त बूम है पूरी दुनिया के अंदर, तो यहाँ पे डिमांड भी उनकी बहुत ज़्यादा है। ये सारी आप मतलब इसका भी इन शॉर्ट यही आपका जवाब है कि आपके पास टेक्नोलॉजी में भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बैक एंड हैं या फ्रंट एंड हैं, जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, नोड जेएस, पीएचपी, एनीथिंग, आपको यहाँ पे जॉब लेने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क की हम बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये तो मैंने डेवलपमेंट के हवाले से आप लोगों को बात बताई क्योंकि मैं एज अ डेवलपर हूँ। तो मैंने सबसे पहले एज अ डेवलपर, एज अ जॉब, मतलब मेरा जिसे पाला पड़ता है डेवलपर, यूआई यूएक्स और इन लोगों से, मैंने इसके हवाले से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी सारी। इसके अलावा हम लोग स्कोप की बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या स्कोप है यहाँ पर जर्मनी में। तो इसका भी यही जवाब है कि स्कोप यहाँ पे कोई कुछ लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप डेवलपर हैं, आप तब भी आ सकते हैं। आप क्यूए साइड पर हैं, आप तब भी आ सकते हैं। आप एज सच आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं, प्रोडक्ट ऑनर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप तब भी आ सकते हैं। आप स्क्रम मास्टर हैं, आप तब भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है या जर्मन स्पीकिंग है। इससे मतलब ये है कि जर्मन स्पीकिंग कंपनीज़ के अंदर मोस्टली जर्मन ही हायर होते हैं, और वो बहुत मतलब कि छोटे लेवल की होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं।
लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है तो उस कंपनी के अंदर आपके पास बाहर बाहर ममालिक से भी लोग, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, डाइवर्सिफाइड आपके पास इन्वायरमेंट बनता जाता है, तो वो कंपनी अपने आप को एज अ इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश लैंग्वेज सेंट्रिक डिक्लेयर कर चुकी होती है कि हमारे कंपनी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में कम्युनिकेशन की जाएगी। तो ऐसा ज़्यादा स्कोप में आपके पास कुछ लिमिटेड स्कोप नहीं है। आप इवन नेटवर्किंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मल्टीमीडिया से, एनीथिंग, आप किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपको यहाँ पे जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आपको कुछ गाइडलाइंस कुछ फॉलो करनी होती हैं। फेल होते हैं तो आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपने फेलियर से सीखना पड़ता है क्या चीज़ थी जो आपने गलत की, और आप मज़ीद ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जर्मनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने के। हमारे पास जिस तरीके से डिफरेंट पर्क्स हमें पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में हमें ऑफ़र किए जाते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पर भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं। इधर हमारे पास हेल्थ बेनिफिट होता है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा होता है। आपकी सैलरी में से जो टैक्स कट रहा होता है उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आपका, कुछ पार्ट आपका हेल्थ के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी जा रहा होता है। इसी तरीके से मतलब आप हेल्थ के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक जाएं और आप अपना कार्ड दें और वो आपका इलाज हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा है कि ये है। स्टिल इसमें डिपेंड कर, दो किस्म की इंश्योरेंस होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। इसके बारे में फिर कभी बात होगी। और इसके अलावा आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं। ये भी आपके टैक्स की जो अमाउंट, जो आपकी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन होती है, और कुछ पार्ट आपका इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की तरफ जाता है जो कि गवर्नमेंट काटती है। और आपको इन रिटर्न अगर फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता अगर आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपको फायर कर दिया जाता है, या फॉर इंस्टेंस आपकी जॉब से आपको निकाल दिया जाता है फॉर सम रीज़न, और आपने उस कंपनी के अंदर एटलीस्ट 12 मंथ्स काम किया हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी की दी जाती है, जो कि आई गेस 60 या 70% ऑफ द लास्ट सैलरी है, जो आपको एवरेज में 12 महीने में मिल रही थी सैलरी। इस तरीके से आपके पास ये एक यूरोपियन लॉ है जो मैं बताने लगा हूँ कि आपको अनलिमिटेड आपकी सिक लीव्स होती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में आपके पास जो लीव्स होती हैं उसी में आपका है सिक लीव्स का भी एक चंक होता है जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लीव्स आपको दी जाती हैं वो एक सेपरेट होती हैं, वो एनुअल लीव्स होती हैं या कैजुअल लीव्स कहलाती हैं, और सिक लीव्स उससे बिल्कुल अलग होती हैं। वो यूरोपियन लॉ है कि आपको अनलिमिटेड मिलेंगी। इसके अंदर भी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि 1-2 दिन की लीव हो तो डेट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी लीव्स या आपके डिज़ीज़ कुछ ऐसा है कि आपको 2 दिन से ज़्यादा रेस्ट करना पड़ रहा है, तो आपसे आपकी कंपनी लीगली एक डॉक्यूमेंट मांग सकती है जो कि आपका फैमिली डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। ये भी एक अलग चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जर्मनी के अंदर कि आप जब जर्मनी में रह रहे होते हैं तो आप एक हाउस हार्ट असाइन करते हैं अपने आप को, यानी कि आपका एक फैमिली डॉक्टर असाइन होता है, या आप उसको चूज़ करते हैं जिसके पास आपकी सारी की सारी हेल्थ हिस्ट्री होती है। और आप जब भी आपको लीव्स वगैरह या इस तरीके के कुछ मामला होते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप उसके पास जाते हैं और वो आपकी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखकर आपको किसी स्पेशलिस्ट या फिर खुद आपकी जो है ना इस बीमारी का हल देखता है, या फिर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। बहरहाल और इसके अलावा एक सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मैं समझता हूँ कि इसके अलावा इसके इससे बेस्ट कोई आपके पास पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और आप इमिग्रेट करना चाहते हैं जर्मनी में। तो इस पॉइंट, जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, इससे बेस्ट पॉजिटिव चीज़ आपके पास है नहीं, और वो ये है कि आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं कंप्यूटर साइंस की जॉब जब आपको मिलती है, जो कि रिलेटेड होती है आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री से। आप ब्लू कार्ड के एलिजिबल होते हैं, और इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्लू कार्ड की एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सैलरी होती है जिससे ऊपर आपकी सैलरी होना लाजमी है। अब होता ये है
कि यहाँ पर जो दूसरे ऑक्यूपेशन हैं, दूसरे डेजिग्नेशन है, वहाँ पर जो ब्लू कार्ड की सैलरी है वो है तकरीबन एज ऑफ 2023 58,400 यूरोस पर ईयर, और ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर से या किसी और सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप एचआर डिपार्टमेंट में ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको जर्मनी आने के लिए, मतलब आपको जर्मनी तो आ जाएंगे आप, अगर आधा वर्क वीज़ा पे या ब्लू कार्ड पे। लेकिन ब्लू कार्ड के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी सैलरी 58,400 पर ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये 2023 की रिक्वायरमेंट थी। हर साल ये सैलरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, या फिर आप मैथमेटिशियंस हैं, या आर्किटेक्ट हैं, या ट्रैफिक प्लानर, डिज़ाइनर, इंजीनियर, साइंटिफिक रिसर्च इंजीनियर हैं, या नेचुरल साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट कम होकर तकरीबन 45,552 पर ईयर, जो कि 45,552 पर ईयर रह जाती है। अगर इसको मंथली कन्वर्ट किया जाए तो 3,796 पर मंथ कहलाती है। तो और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की सैलरीज जितनी मैंने देखी हैं सबकी, आप जॉब एड पे भी जाके देख सकते हैं ये सब चीज़ें। और मैं जितने जानने वाले हैं, या उनकी जो जॉब पोस्ट थी जिन पे मैंने इनको अप्लाई करवाया या खुद अप्लाई किया, एवरेज यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस की सैलरीज 50,000 यूरोस पर ईयर से स्टार्ट होती हैं एवरेज, और ये जाती हैं अप टू द मार्क्स की कोई एक लिमिट नहीं है। तो यानी कि ऑटोमेटिकली आप ब्लू कार्ड एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अनटिल अनलेस आप कुछ बहुत ही इंटर्न लेवल पे हों, तो आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट शायद मीट ना करे इस थ्रेश होल्ड को। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इन 95% ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि वो ब्लू कार्ड वीज़ा पे ही यहाँ पे इमिग्रेट करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और बेनिफिट होता है ब्लू कार्ड पे, जब आप यहाँ पे इमिग्रेट करते हैं। अगर आप ब्लू कार्ड पे इमिग्रेट करते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के केस में मैंने बताया कि 95% ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है कि आप मैरिड हैं और आपकी स्पाउस भी आपके साथ आना चाहती हैं, तो बिल्कुल इजीली वो इमिग्रेट कर सकती हैं आपके साथ। उनको इवन A1 लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका ब्लू कार्ड है और आपकी जॉब हो चुकी है, आपकी स्पाउस आपके साथ इमिग्रेट कर सकती हैं विदाउट A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ब्लू कार्ड का और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने का, क्योंकि मैं भी यहाँ पर विद फैमिली आया हूँ अपनी वाइफ के साथ, और एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी A1 लैंग्वेज की। लेकिन अगर आपका नॉर्मल वर्क परमिट होता है, आपकी सैलरी उस थ्रेशोल्ड से कम होती है, या फिर आपकी डिग्री आपकी जॉब से डिफरेंट होती है, विच मीन्स इन शॉर्ट आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो आपकी स्पाउस को A1 लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए भी, कि विदाउट एनी रिक्वायरमेंट आपकी वाइफ आपके साथ ट्रैवल कर सकती हैं और सेटल डाउन हो सकती हैं, और आपकी वाइफ ऑन द साइड जॉब भी कर सकती हैं, लीगली अर्निंग कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है ब्लू कार्ड पे, और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट अगर जॉब हासिल कर ले जर्मनी में तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा गलत उलाम है, और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस सेगमेंट में बताऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है यूरोपास फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के हवाले से, इस लफ्ज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के हवाले से, और कवर लेटर्स की क्या हमें वाकई ज़रूरत होती है या नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अब हम लोग आते हैं ज़रा इस चीज़ पर कि ये यूरोपास है असल में कौन सी बला। यूरोपास एक फॉर्मेट है जो कि यूरोप में डिफ़ाइन किया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि यूरोपियन
यूरोपियन कंपनीज़ मोस्टली एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन क्या वाकई इसकी ज़रूरत होती है हमारी फील्ड के अंदर? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो आखिर यूरोपास क्यों लोग यूज़ करते हैं? एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि यूरोपास का इतना क्यों है कि यार यूरोपास हम लोग इस्तेमाल करें। तो बेसिकली जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये एक मैंने एक सैंपल निकाला है। अब यूरोपास के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो सिंपली आप इधर ना आपका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ना आपका CNIC लिखा हुआ है जो आप लोग नॉर्मली अपनी CV और या रेज्यूमे में लिखते हैं, ना आपका नाजरा का शनाख्ती कार्ड नंबर किसी ने मांगा है, ना आपका ब्लड ग्रुप मांगा है, ना आपका रिलीजन पूछा है, ना आपकी नेशनलिटी पूछी है, ना आपका सिट मतलब ऐसे कोई भी फजूल चीज़ जिसका आपकी जॉब से ताल्लुक़ नहीं है वो चीज़ यूरोपास में नहीं लिखी जाती। यही वजह है, कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि क्या पता उनकी CV यूरोपास की फॉर्मेट में नहीं थी तो उनको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टोटली गलत फहमी पाई जाती है, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमारी उनकी CV भी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। असल वजह यह है कि यूरोपास फॉर्मेट को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये टू द पॉइंट है। इसके अंदर वो सारी फालतू चीज़ें नहीं लिखी गई हुई जिसका आपकी जॉब से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। अब आप इस ख़ातून की CV के अंदर देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, अपना नाम लिखा है, अपना घर का एड्रेस लिखा है, ऑफिस का एड्रेस, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं तो CV में ज़रूरत नहीं होती। अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, अपनी वेबसाइट लिखी है, अपना कोई भी एक सोशल मीडिया का हैंडल यहाँ पे लिखा हुआ है, जेंडर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और नेशनलिटी लिखी है क्योंकि ये इंटरनेशनली अप्लाई की जाती है तो यहाँ पे नेशनलिटी लिखने की ज़रूरत है। और उन्होंने अपनी प्रेफर्ड पोजीशन लिखी है कि किस पोजीशन में वो जाना चाहती हैं, और अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, डेट सेट। और उस इसको अगर आप मज़ीद गौर करें तो वर्क एक्सपीरियंस में उन्होंने अपने डेजिग्नेशन लिखा है, किधर वो काम करती थी वो चीज़ लिखी है, और उस जगह पे कौन सा डिपार्टमेंट था वो लिखा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी थी, और उसके अंदर स्पेशली उन्हें अपना डिपार्टमेंट भी मेंशन किया, और उसके अंदर क्या काम करती थी यानी कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो भी लिखी गई है। अब इसको हम लोग बंद करते हैं और एक और कोई फॉर्मेट देख लेते हैं कि यूरोपास फॉर्मेट असल में क्या भला है। एक साहब हैं जिन्होंने अपना एक वर्क एक्सपीरियंस और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। तो बेसिकली इस फॉर्मेट को देख के आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यूरोपास फॉर्मेट कोई एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपका सब आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स हैं वो तरीके से एक प्रॉपर वे में लिखी जाती है ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी होती है, इसलिए इस फॉर्मेट को यूरोपियंस प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको अपनी CV दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की हुई हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। तो CV के अंदर देखते हैं। मैंने बिल्कुल ये एक नॉर्मल गूगल का टेम्पलेट है जिसके ऊपर मैंने CV बनाई हुई है। अपना हाउस एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पर आपका नंबर लिखा हुआ है। अब क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल जॉब पोस्ट पे अप्लाई करूँगा तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर मैं कंट्री कोड के साथ अपना नंबर मेंशन करूँगा। साथ में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, और उसी के नीचे मैंने अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल हाइपरलिंक किया हुआ है जो कि एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है। इसके साथ मैंने अपने एक अबाउट लिखा है, साथ ही मैंने इसके नीचे अपना एक्सपीरियंस की एक हेडिंग लगाई, और साथ में अपना एक्सपीरियंस किधर मैं काम करता था, वो किस सिटी में है, क्या डेजिग्नेशन था, और उसके अंदर जॉब की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन साथ में उसके बाद किस ड्यूरेशन से कब तक मैं काम करता रहा, ये मेरी एक पुरानी CV है जिस CV की बेस पर मैं जर्मनी आया था
और जिस सीवी की बेस पे मैंने जॉब अप्लाई की थी लास्ट टाइम, तो इसलिए ये अपडेटेड नहीं है। और इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। और इस कंपनी के अंदर कौन कौन सा टेक स्टैक मैंने यूज़ किया वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। इसी तरीके से दूसरा अपना पुराना एक्सपीरियंस, और हमेशा एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, यानी कि सबसे पहले लेटेस्ट, फिर उससे पुराना और उससे पुराना। राइट साइड पे मैंने टेक्नोलॉजी की हेडिंग यूज़ की हुई है, जिसके अंदर मैं लैंग्वेजेस अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एज एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैं किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर मेरी कमांड है, PHP, जावास्क्रिप्ट, PSI मैंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा एक और मैंने एक सब हेडिंग दी जिसके ना बैक एंड फ्रेमवर्क्स में किस किस चीज़ पे मेरी कमांड है वो सब मैंने मेंशन किया। डेटाबेसेस में किस किस चीज़ पे मेरी कमांड है वो सब मेंशन किया। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में किस किस पे कमांड है वो सब मेंशन किया। और इसके अलावा जो मिसलिनियस आइटम्स हैं, आइदर इट इज़ रिगार्डिंग टू योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइदर इट इज़ रिगार्डिंग टू योर डेवऑप्स स्किल्स, एनीथिंग यू कैन मेंशन इट हेयर। जैसे कि मैंने एजाइल स्क्रम, AWS, EC2, SQS, RDS, CI/CD, जेंकिन्स, लाइनक्स, बैश, डॉकर, गेट, बिटबकेट, जीरा, डिज़ाइन पैटर्न्स, एंटी पैटर्न्स, अपाचे, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ड्राई प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। साथ में अवार्ड्स एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये चीज़ मेंशन करना। तो एक मेरी अचीवमेंट थी, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इसके अलावा नीचे आपकी एजुकेशन आ जाती है, वही सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, किस सिटी में है, और अपने उधर से कौन सी डिग्री हासिल की है, और किस टाइम से किस टाइम तक ये डिग्री लास्ट की थी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और इसके आगे आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं याद रहे। अगर आप सेम कंट्री में अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनली कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। स्टिल इट्स नॉट दैट मैंडेटरी, बट इट्स गुड टू हैव, सो डैट आपका जो HR आपकी CV को शॉर्टलिस्ट करेगा उसको एक आइडिया हो जाएगा, हाँ यार इसको इंग्लिश आती है। इट्स बेटर टू हैव जर्मन हेयर रादर देन अदर लैंग्वेजेस, बट इट्स फाइन। इसके अलावा फिर आप प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। अब आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने भी अपने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। इसके अंदर आप प्रोडक्ट का नाम या प्रोजेक्ट का नाम और किस कंपनी में आपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे काम किया था वो लिखकर आप उसकी पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि आपने क्या क्या काम किया था। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और आपकी जॉब एक्सपीरियंस की डिस्क्रिप्शन में फ़र्क है। जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, जॉब में आपने क्या क्या काम किया था। और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपकी वो अचीवमेंट आएंगी जो आपने उस प्रोजेक्ट में काम करते हुए अचीव किया। इसी तरह आपकी प्रोजेक्ट, जो आपके मेन प्रोजेक्ट हैं, आप उनको डिटेल में डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटे मोटे हैं, जो स्टिल वर्थ मेंशनिंग है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको CV के अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा जितनी चीज़ें आप मेंशन करते हैं अपनी CV के अंदर, वो टोटली वेस्ट है और टोटली इररेलेवेंट है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टिल आपकी CV वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट आता है कि देखकर साफ़ सुथरी लगे और टू द पॉइंट। जो अब जैसे अगर मैं कोई रिक्रूटर या HR मेरी CV को फॉर द फर्स्ट टाइम देखेगा, तो उसको एक हर चीज़ एक प्रॉपर वे में नज़र आएगी कि टेक स्किल्स क्या हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है। टेक में देखेगा तो लैंग्वेजेस पे किस पे काम किया हुआ है। अगर मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के रेलेवेंट लगूंगा तो मेरी CV शॉर्टलिस्ट कर देगा, नहीं तो उठा के साइड में कर देगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप टोटली जॉब से रेलेवेंट होते हैं, जॉब के रेलेवेंट होते हैं, स्टिल आपकी शॉर्टलिस्ट नहीं की जाती CV। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी CV वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपकी CV के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुआ हुआ है, तो जिससे HR को रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और उसने बजाय इसके कि वो थोड़ा टाइम लगाए आपकी CV को पढ़ने में, इंटरेस्ट करे आपकी CV ने उसका इंटरेस्ट खो दिया और आपकी CV को उसने साइड पे कर दिया। तो अक्सर औकात ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता था कि CV के अंदर ये चीज़ क्या कहलाती है। ये एक टेक स्टैक है जो कि आपको मैंने बताया
इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है असल में, लेकिन जो भी एचआर आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करके उस कंपनी के टेक्निकल पर्सन को देता है, तो उसके लिए आसानी होती है कि इसने लास्ट कंपनी में या इस कंपनी में किस किस स्टैक पे काम किया और उसने क्या क्या उधर टेक्नोलॉजी सीखी। ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहती है। यहाँ पे तो आपने ओवरऑल आपको क्या क्या आता है आपने वो सब मेंशन कर रखा है, लेकिन इस कंपनी में पर्टिकुलरली आपने किस चीज़ पे काम किया ये होती है। अब जैसे इस कंपनी लास्ट कंपनी में मेरी लर्निंग थोड़ी कम थी, फिर इस कंपनी में मेरी लर्निंग ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ पे स्टैक ज़्यादा है। इस चीज़ से भी आइडिया हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या और क्यों मेंशन कर रखा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए मेंशन किया जाता है कि इस कंपनी में मेजरली आपने किस दो टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है या उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या थी, और क्या मतलब आप किस टेक्नोलॉजी पे उधर काम कर रहे थे। आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया होगा, लेकिन मेजरली क्या चीज़ कौन सी लैंग्वेज पे काम किया। तो ये आपकी वो कोर फ्रंट लैंग्वेजेस हैं जिस पे आपको फुल कमांड हासिल है। और ये वो लैंग्वेजेस यहाँ पर आ रही होंगी जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होंगी, और आपने जो जब भी जॉब पे अप्लाई करना है इन्हीं से रेलेवेंट अप्लाई करना है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो कि सीवी के रिलेटेड थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मेरे भी जहन में आई है, डू वी स्टिल नीड कवर लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन। क्योंकि आप एक जितनी भी वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, जो भी उनका पोर्टल होगा, आप बहुत बड़ा एक फॉर्म फिल करते हो जिसके ना आपकी नेम, आपका एड्रेस, और फिर नीचे बंदा देखता है कि नीचे कवर लेटर आ गया। अब कवर लेटर में क्या करें। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि डू वी नीड कवर लेटर्स, लाइक इस दौर में भी अब कवर लेटर की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा सवाल है कि कवर लेटर अगर आप लिखेंगे तो आपके ही चांसेस में बेहतरी होगी, लेकिन अगर आप कवर लेटर नहीं लिखते तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर साइंस जॉब। क्योंकि वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट, नो वन हैज़ द टाइम टू रीड योर कवर लेटर्स। तो वो आपकी सीवी ही देखता है और उठा के साइड में कर देता है। इवन मैंने कुछ कंपनीज़ में विदाउट कवर लेटर्स अप्लाई किया। कवर लेटर की फ़ील्ड अक्सर रिक्वायर्ड भी होती है, और रिक्वायर्ड फ़ील्ड को फिल करने के लिए मैं उधर सीवी ही अटैच कर देता था, जो कि एक गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं उन एक दो कंपनीज़ में शॉर्टलिस्ट हुआ था, और विच प्रूव्स दैट दे डोंट इवन केयर अबाउट योर कवर लेटर्स। बहुत सारी कंपनीज़ होंगी जो शायद पढ़ती भी होंगी कवर लेटर। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कवर लेटर्स ना लिखें, लेकिन ये मैं अपना एक पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ। मे बी इट्स अ फ्लूक और मे बी इट्स इंटेंशनल, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने मुझे स्टिल शॉर्ट लिस्ट किया था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो आपको नहीं पता थी, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो काइंडली आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको एड्रेस कर सकूं। और यस, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनीज़ में अप्लाई किया जाए, कौन सी कंपनी है जो आपको रिलोकेट कर देती है, कौन सी कंपनी है जो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती है। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।